Secondary chemistry chapter 6 alkyl halides and amines. So we are going towards the second lecture. तो आज लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम लेक्चर 1 किया था, आज दूसरी क्लास हो रही है इस चैप्टर पर, चैप्टर 6 पर अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस. तो अगर मैं बात करूँ प्रीवियस लेक्चर की, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, तो वो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ख़ास तरह के कुछ रिएक्शंस हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स करते हैं, उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, जिनमें अल्काइल हैलाइड्स के जो हैलोजन होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है. कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी वो अल्काइल हैलाइड के हैलोजन को लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है. और इस हवाले से मैंने बहुत सारे आपको न्यूक्लियोफाइल्स बताए थे. OH माइनस है, OR माइनस है, NH2 माइनस है, और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकते हैं, हैलोजन्स को रिमूव कर सकते हैं और किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो वो मैंने एक बेसिक जो है वो डिटेल या बेसिक डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बताई थी. चूँकि अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड उनके अंदर होता है, दैट्स वाई वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है. तो ये बातें लास्ट क्लास में हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में. और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम उनका मैकेनिज़्म, आज की क्लास जो है वो टोटल जो पूरी हमारे पास 1.5 घंटे की क्लास है वो मैकेनिज़्म पर है. ठीक है. तो अगरचे छोटी सी बात है, हम इसको 2 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, एडवांस केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए हमें इन डिटेल उसको जितना टाइम उसमें हमें डिस्कस करना पड़ेगा. किसी भी तरह से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, कुछ भी बन सकता है अगर हम टोटल ओवरऑल जो है वो थ्योरी को समझ लें. एक क्वेश्चन मस्ट आएगा इससे 100%. पुरानी बुक के अंदर भी ये था, न्यू बुक के अंदर भी ये है, और ओल्ड बुक में भी ऐसे ही था कि हर साल एक क्वेश्चन इसका लाजमी आता था. तो इस साल भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको. क्या पता वो सेक्शन C के अंदर मैकेनिज़्म की सूरत में आ जाए या सेक्शन B में डिफरेंस की सूरत में आ जाए. किसी भी तरह से 100% एक क्वेश्चन इसका आएगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है. कोई भी आप गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, कराची किसी भी कोचिंग को उठाएंगे, ये सवाल लाजमी मिलेगा आपको. ठीक है. इन द एंड पेपर से पहले कोई भी फाइनल टर्म का एग्जाम किसी भी कोचिंग का उठाएंगे, आपको ये सवाल मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि उसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता इसके मैकेनिज़्म के बिना. ठीक है. तो इससे पहले हमने जो, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मतलब इस लिहाज से. तो अब इस क्लास से ये बात हम कर रहे हैं कि लाइक जो है ना मैकेनिज़म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने 2 मैकेनिज़्म इससे पहले डिस्कस किया है डिटेल में. तो एक तो हमने जो है वो, और दोनों हमने सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज़्म डिस्कस किए हैं. एक फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म डिस्कस किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो 3 स्टेप्स पर होता है. हमारे पास अल्केन्स की जो हैलोजनेशन की थी हमने, तो उसमें 3 स्टेप थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन. ये पिछले चैप्टर में था, चैप्टर नंबर हमने जिसको 5 में डिस्कस किया था. चैप्टर 5 में ही हमने जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था बेंजीन के, जो 3 स्टेप्स पर होता है. तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, उसका अपना मैकेनिज्म था. 3 स्टेप पर, फर्स्ट स्टेप पर न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो रहा था, सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था बेंजीन रिंग पर, और थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था सेकंड स्टेप पे, और थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल H+ से रिएक्शन करके कैटालिस्ट को रीजनरेट कर रहा था. ये पुरानी बातें हो गई सारी. ये मैं ऐसे ही, मैं अभी बोर्ड पे कुछ नहीं बता रहा आपको, ये मैं पुराना आपका माइंड रिव्यू कर रहा हूँ कि वॉट जो कुछ आपने इससे पहले पढ़ रखा है, समझ रखा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. सो अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आज हम मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे किसका भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म आज डिस्कस होगा. मैकेनिज़्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्टमार्टम ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का पोस्टमार्टम कर देना इन डिटेल. जैसे कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पता होना चाहिए रिएक्शन के बारे में, उतना आइडिया हमें हो जाए, जो आम इंसान नहीं बता सके, लेकिन जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अंदाज़ा हो सके कि यार रिएक्शन कैसे होता है. ठीक है. तो ये मैकेनिज़्म है. तो मैकेनिज़्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसके अंदर इस रिएक्शन को देखेंगे, कहाँ बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ बॉन्ड जुड़ रहा है, इसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल जब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन के बारे में, उसको मैकेनिज़्म कहा जाता है कि इस चीज़ का वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है. ऐसी बात है, हमको मशीन्स वगैरह को तो पढ़ते ही नहीं है. जैसे फिजिक्स के अंदर हम मशीन्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें वर्किंग मैकेनिज़्म उसका होता है. केमिस्ट्री में हम तो रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं, तो रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को हमें यहाँ पर पढ़ना होता है. ठीक है. इन डिटेल. तो अब जब मैकेनिज़म्स की बात करते हैं तो मैंने यही हेडिंग आज की लगाई है बोर्ड पर. सबसे मेन हेडिंग आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी हेडिंग यही लिखी हुई है, मैकेनिज़म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज़म्स. तो ये आज हम डिस्कस करेंगे. और 2 मैकेनिज़म्स इसके अंदर होते हैं.
दो तरह के मैकेनिज्म जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है SN1 मैकेनिज्म और एक कहलाता है SN2 मैकेनिज्म। तो अब क्या सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस पर देखेंगे कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है SN1 SN2 में, और उसको SN1 SN2 क्यों कहा जाता है, किन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर SN1 होता है, किन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर SN2 होता है, SN1 किस तरह से होता है, SN2 किस तरह से होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब बहुत बार बार हम इसके बारे में बात करते रहेंगे तो एक ना एक वक्त क्लास के एंड तक कुछ ना कुछ आइडिया आपके अंदर डेवलप हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। 100% ना सही 50% भी हो जाता है अगर है तो उसका मतलब आपने टॉपिक का हक अदा कर दिया, उसको आपने पढ़ लिया, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक एक छोटे छोटे डिटेल आपको पता है, एक एक पॉइंट डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको, और वो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट आप याद रखो। 50% भी याद होता तो बहुत है आपको इसके लिए। ठीक है, मतलब अच्छा खासा पेपर निकल गया आपका, इसका मतलब। तो SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, दो तरह के मैकेनिज्म्स यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस कॉलम सबसे पहले आपके सामने बनाया हुआ है। यू कैन सी कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म का डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, और 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। वैसे मुझे 8 पॉइंट्स लिखने थे, 8वां पॉइंट मैं लिख नहीं सका था, तो मैंने बाद में मैकेनिज्म में मैं उसको बता दूँ। तो अभी फ़िलहाल 7 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए, इसको देखेंगे। सबसे पहले तो SN1 और SN2 को ये बोला क्यों जाता, नाम क्यों है इसका ऐसा। SN1 देखो उल्टा पढ़ेंगे उसको, 1 से मुराद यहाँ पर क्या लाएगा, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, N से मुराद होता है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक, S से मुराद होता है सब्स्टिट्यूशन, और फिर मैकेनिज्म। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, वरना वैसे लिखने का मतलब तो ये हो गया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, SN1 का मतलब तो ऐसे ही आ रहा है ना, लेकिन इसको लिखेंगे रिवर्स में, हम इसको पढ़ते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसी तरह से ये हमारा हो गया बाईमॉलिक्यूलर, बाई मतलब 2 होता है, जैसे बाईसाइकिल में बाई मतलब 2 होता है, तो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN1 SN2 फुल नेम ये हम शॉर्ट में ही अक्सर कहते हैं SN1 SN2, मतलब टीचर्स इसको शॉर्ट में ही नाम ले रहे होते हैं SN1 SN2, बच्चे भी शॉर्ट में ही बात कर रहे होते हैं आपस में SN1 SN2। लेकिन अगर फुल फॉर्म में अगर हम बात करें तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म और बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ये फुल फॉर्म में ये हो गया इसका, मतलब किसके स्टैंड फॉर करते हैं, पहली चीज़ को ये याद रखेंगे। उसके बाद ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तक तो हमें पता है सर क्या बात है, ये तो समझ में आता है, ये तो आपने पिछली क्लास में भी बता दिया था हमें। ये यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है, तो ये सेकंड पॉइंट में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी पर बेस कर रहा है ये। अब आप यकीनन ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी। अगर हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर हमने जो है वो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर पढ़ा था, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूलरिटी किसे कहा जाता है, तो यहाँ मैंने ब्लू मार्कर से इसकी डेफिनेशन लिख दी है मॉलिक्यूलरिटी की। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अगर एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के अंदर अगर वो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, तो उसका जो स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप की रेट या उसकी स्पीड को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो स्लो स्टेप में या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो SN1 के अंदर क्या होगा कि स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर रिएक्टेंट में, या एक रिएक्टेंट होगा, जबकि यहाँ पर जो SN2 के अंदर क्या होगा कि स्लो स्टेप के अंदर 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे या 2 रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे। तो इसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर या बायोमॉलिक्यूलर। इसमें स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट होगा और SN2 में स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट होगा, तो दैट्स वाई यूनिमॉलिक्यूलर या बायोमॉलिक्यूलर। तभी हम कह रहे हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ डेफिनेशन याद कर लेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ये फर्स्ट ईयर की बात थी, तो मैंने ब्लू से लिख दिया इसको, तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात थी। तो SN1 और SN2 इस तरह 2 मैकेनिज्म आए, एक में स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट होगा, एक में 2 होगा, सिंपल। तो इसमें 1 होगा और इसमें 2 होगा, SN1 में 1 होगा, SN2 में 2 रिएक्टेंट्स होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे पास कवर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि टर्शरी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म। अब इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, तो जब हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे, सबस्ट्रेट वही होता है ना जिस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है या जिस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैक कर रहा होता है, वो सबस्ट्रेट होता है। तो SN1 मैकेनिज्म जो होगा ना, उसका सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये जिसको हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म अंडरगो करेंगे। और SN2 कौन करेगा, जो प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, तो ये हमेशा SN2 मैकेनिज्म करेगा। तो याद करना है कि SN1 1 डिग्री नहीं करेगा, SN1 जो करेगा वो हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगो करेगा।
और SN2 मैकेनिज्म हमारे पास जो है वो फिर वो 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड अंडरगो करेगा। तो सबस्ट्रेट दोनों के अलग अलग हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3 डिग्री कोई अल्काइल हाइड्राइड दिया गया है, टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड दिया गया जिसमें अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल अटैच हैं, तो वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा। और अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्काइल हाइड्राइड दिया गया है जिसके अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल अटैच है, तो वो हमारा SN2 मैकेनिज्म अंडरगो करेगा, मतलब प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड। तो ये चीज़ ये एक डिफरेंस पॉइंट में आ गया इसकी। तो फोर्थ डिफरेंस क्या, इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप होते हैं, एक स्लो होता है और एक फास्ट होता है, आगे पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में। जबकि SN2 मैकेनिज्म सिर्फ एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। SN2 में एक स्टेप होता है, SN1 में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स में भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़र्क है, एक में ये सिंगल स्टेप है, 1 स्टेप है, और ये 2 स्टेप है। तो SN1 में 2 स्टेप है, SN2 में 1 स्टेप है। 5वां पॉइंट क्या है, देयर इज़ नो ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है। जबकि SN2 की बात करें तो उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहा जाता है, जिसमें जो है वो बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म्ड, जिसमें बॉन्ड आधे टूटे हैं और आधे बने हों, उनको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। तो देयर इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच द बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगी, जबकि SN1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती। तो ये भी एक डिफरेंस पॉइंट है। बाकी 6वां पॉइंट है रिटेंशन एंड इन्वर्जन, यहाँ पर होता है, यहाँ पर सिर्फ इन्वर्जन होती है, फिर रेट एक्सप्रेशन। ये आखिरी के पॉइंट्स में आपको जब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा लाइक मैकेनिज्म, तो वहाँ मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी शायद अभी आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा ये आखिरी के पॉइंट, क्योंकि मुश्किल वर्ड्स लिखे हैं, मैं तो अभी आपको नहीं पता ये चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है ना कार्बोकेटाइन के बारे में ना, इससे पहले कि मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करूँ, तो मैंने आपको कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन के बारे में एक आइडिया दिया था। कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं, तो कार्बोकेटाइन किसे कहा जाता है, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। अगर कार्बन पर प्लस चार्ज लगता है कभी भी तो उसको कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी पर मैंने यहाँ पर एक बात छोटे से बॉक्स में की हुई है, स्टेबिलिटी। कुछ कार्बोनियम आयन्स जो है ना वो स्टेबल होते हैं ज़्यादा, कुछ कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, कार्बोनियम आयन्स की। अब 3 तरह के कार्बोनियम आयन हमारे पास होते हैं। 1 डिग्री होता है हमारे पास, 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस होते हैं। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, जिसके एक तरफ रेडिकल होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, जिसके 2 तरफ रेडिकल होगा। 3 डिग्री क्या होगा, जिसमें 3 तरफ रेडिकल अटैच होंगे। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। ये बात आप पहले से जानते हैं। अगर आपको नहीं भी दिख रहा बोर्ड में तो ऐसे भी आपको पता है कि सर क्या आप लिखना चाह रहे थे। यहाँ पर एक रेडिकल अटैच होगा तो प्राइमरी है, 2 रेडिकल अटैच हुआ तो सेकेंडरी है, 3 हुआ तो टर्शरी है। इसी को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं, जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कहते हैं। तो अब इसमें 1 डिग्री की जो है ना वो हमारे लीस्ट स्टेबल होता है, 3 डिग्री हमारे पास मोस्ट स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए, और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कोई चीज़ स्टेबल ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी, और अगर कोई चीज़ लेस स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड, ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है। और 1 डिग्री की बात करें तो बहुत लेस स्टेबल है, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा। रीज़न क्या होता है, देखो इस पॉजिटिव चार्ज पर किसी को अटैक करना होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना हुआ है, इस कार्बन पॉजिटिव कार्बोकेटाइन पर अगर कोई रिएक्शन करना चाहेगा तो इस कार्बोकेटाइन के चारों तरफ जो रेडिकल्स हैं, अब रेडिकल्स मतलब मिथाइल रेडिकल हो सकता है। अब रेडिकल्स एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करते हैं इसके लिए, एक तरह से बॉडीगार्ड या गार्ड का काम करते हैं इसके लिए। तो क्या करते हैं, जो आने वाले अटैकिंग स्पीशी को रोकते हैं, चूँकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर सिर्फ हाइड्रोजन जैसे के, हाइड्रोजन एक छोटा सा आइटम है, छोटा सा आइटम में तो वो अटैकिंग स्पीशीज़ को रोक नहीं सकता, रोकने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन अगर कोई रेडिकल लगा हुआ है CH3 C2H5, तो वो ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं। तो क्या है कि उनमें उनका जो है वो कह लो कि उनका जो है वो बल्की मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव ग्रेटर साइज। तो क्या होगा कि वो ज़्यादा हिंडर करते हैं, ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं आने वाले स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, 3 डिग्री की जब बात की जाती है, अगर 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रेडिकल्स अटैच हैं। अब 3 रेडिकल्स और 3 तरफ इसके बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं जो बल्की मॉलिक्यूल्स हैं। इसी को हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अब क्या होता है, कोई अगर अटैक करना चाहेगा ना इस कार्बोकेटाइन पर, तो उसके लिए बहुत मसला होगा उस पर अटैक करना, चूँकि 3 तरफ इसके बड़े मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसकी वजह से क्या होगा, स्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ठीक है। स्टेबल तो हो गया ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, लेकिन क्या हो गया कि रिएक्टिविटी स्लो हो गई। अब इसी तरह 1 डिग्री में बात की जाए, अब देखो 2 तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ सिर्फ रेडिकल है, तो एक गार्ड है इसके पास, उसके बाद 3 गार्ड्स इसके पास मौजूद है। तो इस पर कोई भी
स्पीशी आराम से अटैक कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है। तो उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम है लेकिन रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो कार्बोकैटाइंस जो होते हैं, कार्बोनियम आइंस जो होते हैं, जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, तो वो 3 तरह के हमारे पास होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। 2 डिग्री की नॉर्मल होती है, इनके बीच में होती है, ठीक है। मतलब उनकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज़्यादा होती है लेकिन 3 डिग्री से कम होती है, देखा जाए। मतलब 1 डिग्री से कम होती है, 3 डिग्री से ज़्यादा होती है, सॉरी, और स्टेबिलिटी के लिहाज से रिवर्स हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको जब भी मैकेनिज्म स्टार्ट करना है, ये वाला खास तौर पे, तो आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में, और इसी पर ये पूरा बेस कर रहा है पूरा मैकेनिज्म, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पर। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ मैकेनिज्म करता हूँ, एक मैं SN1 मैकेनिज्म करता हूँ, एक मैं SN2 मैकेनिज्म करता हूँ, दोनों मैकेनिज्म एक एक करके बताता हूँ आपको। तो SN2 मैकेनिज्म जब मैं बता रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, SN1 बताऊंगा तो ये सारे पॉइंट दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, एक सवाल लिखा है मैकेनिज्म का, अगर ये आता है आपको क्वेश्चन तो इस तरह से आता है कि आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं होता है कि SN1 करना है, SN2 करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है उसको समझना कि SN1 है कि SN2 है। और वो कैसे समझ सकते हैं, सबस्ट्रेट को देखते हुए। अब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लगा हुआ है वो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब चूंकि टर्शरी है तो हमें पता है जो टर्शरी है वो हमेशा क्या करेगा, SN1 करेगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया SN1 मैकेनिज्म हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो पहली टाइप हमारे पास है। और किसके साथ करना है, जो हमारा जो है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं, हम कहते हैं KOH को ना भाई, तो OH नेगेटिव यहाँ पर रहता, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। तो OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा जो अटैक करेगा। अब चूंकि ये हमारे पास बेटा क्या है कि SN1 मैकेनिज्म होने वाला है तो 2 स्टेप में होगा, तो दोनों स्टेप में एक एक करके आपको यहाँ पर बताऊंगा, स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है ना भाई। तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म की हेडिंग डालकर हम लिखेंगे कि दिस रिएक्शन विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म ड्यू टू 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सिंपल सी बात है, ये जो रिएक्शन होगा जो ऊपर सवाल में दिया गया है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होने की वजह से SN1 मैकेनिज्म अंडरगो करेगा। सो दिस रिएक्शन विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। इसलिए इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ही बता दिया था आपको कि इसमें हमेशा हमारे पास जो है वो कितने स्टेप्स होने, 2 स्टेप्स होने, ठीक है। इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। तो जिसको ये समझ में आ गया वो डिफरेंस कर सकता है, जिसको डिफरेंस समझ में आ गया वो यहाँ पे भी लिख सकता है। लेकिन मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। अक्सर बच्चों को लगता है सर आपने डिफरेंस नहीं कराया, वो डिफरेंस आ गया तो कैसे बताएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़, ठीक है। तो स्टेप 1 सबसे पहले हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। सबसे पहले हमारे पास कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकैटाइन भी लिख सकते हैं, पुरानी बुक के अंदर इसी को मैंने बताया था, लिखा होता था कार्बोनियम आइन। ओल्ड बुक जो थी, जो पिछले साल तक चलती रही कराची में, उसमें कार्बोनियम आइन लिखा होता था। न्यू बुक के अंदर फेडरल बोर्ड को जैसे फॉलो किया गया है तो वो हमारा कार्बोकैटाइन जो है वो बन गया है, ठीक है। तो इस बुक के साथ तो मैंने यही बताया कि फेडरल की बोर्ड की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो गई है ना। तो इससे बेनिफिट ये हो गया, खासतौर पर एंटी टेस्ट के अंदर आपको इसका बेनिफिट आता है इस बुक का, कि चूँकि ये बुक टोटल फेडरल का है तो इसकी वजह से इसमें आपको अक्सर नए सिरे अगर को नस्ट की तैयारी कर रहा है तो नस्ट में फेडरल से आता है, तो उसको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खासतौर पे इसमें केमिस्ट्री के लिए या फिर मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो पूरा फेडरल है आपका। हाँ, फिजिक्स अब भी हमारा सिंध बोर्ड चल रहा है सेकंड ईयर का, वो चेंज नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर चेंज होगा। इसी तरह से जो है वो मतलब लाइक या अगर आप कोई PMC अगर हो जाता है नेक्स्ट ईयर जो MD कैट होता है, और अभी इलेक्शंस जैन फेब में इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में, तो उसमें अगर इन केस अगर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद जो न्यू कैबिनेट आती है और वो PMC को अप्लाई कर दे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, तो ऑल NMD कैट होना शुरू हो जाए, नेशनल MD कैट जिसको हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान के, 2020 में हुआ था। तो उससे क्या होगा कि वो पूरा फेडरल से बनता है ओवरऑल, तो वो भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर भी हमने न्यू बुक पढ़ा है केमिस्ट्री का, सेकेंड ईयर भी पढ़ा है। तो एंटी टेस्ट में बहुत इंटर में पढ़ने में यकीनन मुश्किल आया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आएगा, लेकिन हमारे लिए ये होता है कि आसानी ये हो जाती है कि एंटी टेस्ट में हमें फिर किसी भी बोर्ड से वो बना देना तो उसमें मसला नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कार्बोकैटाइन उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, जो फेडरल बोर्ड में या पंजाब बोर्ड में लिखा होता था, और सिंध बोर्ड इसको कार्बोनियम आइन कहती थी, लेकिन अब इसको कार्बोकैटाइन ही कहा जा रहा है बुक के अंदर, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि एक जैसा हो गया, मतलब पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड सब एक ही वर्ड्स पे आ गए सारे। वरना अक्सर होता था छोटे छोटे वर्ड्स ही परेशान करते थे, हमारे बुक में किसी और नाम से थे, पंजाब में किसी और नाम से थे, फेडरल में किसी और नाम से थे, ठीक है। और एक ही हो जाता तो क्या होता है, आसानी हो जाती है, MCQs समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटाइन की, कार्बोनियम आइन की।
ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में ही ना न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, और ये मैंने आपको बता दिया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। रिएक्शन तो दोनों का साथ हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ, लेकिन अभी ये OH नेगेटिव इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे अटैक नहीं कर सकता। रीजन क्या है भाई? स्टेरिक एंट्रेंस है, चूंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो जाहिर सी बात है ना, जगह ही नहीं है चारों तरफ से अटैक करने की, तो वो अटैक कर ही नहीं सकता। ये उस वक्त अटैक होगा जब पहले हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, जब हमारा जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है ना, जब वो सॉरी जो हैलोजिन है वो रिमूव हो जाएगा। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा, द CBr बॉन्ड, CBr से मुराद कार्बन का जो ब्रोमीन से बॉन्ड है। अब चूंकि ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, अगर यहाँ ब्यूटाइल क्लोराइड होता तो CCl बॉन्ड लिख देते हैं। सबसे पहले CBr बॉन्ड, जरूरी नहीं है कि CBr हो, आपके क्या पता पेपर में आपका क्लोरीन से बोल दें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या पता पेपर में आ जाए टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, उसके लिहाज से यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्बन के जो ब्रोमीन से बॉन्ड है ना, जो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है, तो वो क्या होगा, वो ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। उससे क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। दिस स्टेप इज स्लो, ये स्टेप स्लो होगा, चूंकि बॉन्ड का टूटना हमेशा स्लो होता है, बॉन्ड का बनना हमेशा फास्ट स्टेप होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड डिकम्पोजिशन, बॉन्ड डिसइंटीग्रेशन, बॉन्ड क्लीवेज, मतलब बॉन्ड का टूटना ये हमेशा स्लो होता है, और बॉन्ड की फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना हमेशा फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा इस स्टेप में, तो ये हमारे पास स्लो स्टेप होगा, और इसी वजह से दैट्स व्हाई इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। इसी वजह से ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा इस रिएक्शन का, स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं इस स्टेप से। अगला स्टेप हमारे पास फास्ट आएगा तो उससे रेट डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिख रहा है आपको, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स हैं, Br लगा हुआ है, दिस इज टर ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम के लिहाज से बात करें तो नंबरिंग कर देंगे तो जस्ट 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं उसको। IUPAC में हमने पढ़ा है चैप्टर 4 के अंदर, IUPAC में इसको करेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम में बात करेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, किसी भी नाम से आ सकता था, पुरानी बुक के अंदर इस नाम से आता था, रिएक्शन बिटवीन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन विथ एक्वस। बच्चे परेशान हो जाते थे कि ये क्या, ये तो समझ ही में नहीं आया, हमने तो टीचर ने प्राइमरी और टर्शियरी का कराया था, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या चीज़ है? तो भाई यही चीज़ है, IUPAC में लिख दिया नाम कॉमन के बजाय। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ 2 पर ब्रोमो 2 पर मिथाइल प्रोपेन, तो ये IUPAC में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, और कॉमन में इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है? ठीक है, हर तरह से क्वेश्चन घुमाने पे आ जाए तो किसी तरह से भी कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो एग्जामिनर कर सकता है, उसको पूरी अथॉरिटी है, कितना बड़ा बच्चा है सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, क्यों नहीं कर सकेगा वो? कोई 4-5 का बच्चा तो है नहीं कि बोले कि भाई आउट आ गया, मिस आपने कराया नहीं था, ये कॉपी में इस नाम से था। भाई सेकेंड ईयर के बच्चे हैं यार, तो वो कर सकता है, वो अलग बात, इतना नहीं करते हैं जितना परेशान करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं करते भी हैं। किसी एक पेपर में कभी थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा इधर से घुमा देते हैं, सारे भी घुमा सकते हैं, उनको अथॉरिटी इस चीज़ की है, लेकिन वो इटसेल्फ नहीं करते। लेकिन मैं आपको हर टॉपिक को इस तरह बताता हूँ कि पूरा पेपर घुमा हुआ है ना, तो आपको करने की सलाहियत होनी चाहिए ओवरऑल, और आप आउट पेपर क्या कर, पेपर कैंसिल करके पेपर से ना निकलो, जैसे अक्सर बच्चे करते हैं, आप उसको अटैम्प्ट करो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम तैयारी करते हैं मुश्किल पेपर की, डिफिकल्ट पेपर की। आसान पेपर की तैयारी कोई भी करा सकता है और कोई भी कर सकता है, मुश्किल पेपर आ जाए तो उसकी तैयारी होनी है ना, वो फिर बात है, ताकि रिस्क फैक्टर हमारे रिमूव रहे हर तरह से। तो ये IUPAC नेम से आ सकता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी को अगर आसान करके आए तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखा हुआ होगा, तो टर्शियरी देख के ही पता लग जाएगा कि भाई हमारे पास ये SN1 मैकेनिज्म करेगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, Br मैंने लगा दिया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता, चूंकि चारों तरफ इस कार्बन के बल्कि मॉलिक्यूल अटैच है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड, मैंने क्या बताया, ये टूटेगा, ब्रेक होगा। जब ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने पर दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सॉरी, चूंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चला जाएगा, तो Br माइनस अलग हो जाएगा हमारे, दिस इज लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इसको टर्शियरी कार्बोकेटाइन या टर्शियरी कार्बोनियम आयन हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है, ये चूंकि बॉन्ड टूट रहा है, दैट्स व्हाट इज स्लो स्टेप, और रिवर्सेबल स्टेप भी होता है। ये रिवर्सेबल होता है, तो मैंने रिवर्सेबल एरो उसके ऊपर बनाया हुआ है। अब देख लें, ये एरो चैप्टर 7 में फर्स्ट टाइम जो हम बनाते थे। अच्छा, शुरू में क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, 4 बॉन्ड बना रहे हैं ना ये कार्बन, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था,
लेकिन जब यह रिएक्शन कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप, तो क्या कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं? और आपको पता है कार्बन जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तभी मैंने जानबूझ के इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर बनाया। अगर आप देखो तो ट्राइगोनल लग रहा है, 120 डिग्री पंखे की पंखड़ी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पर sp3 से sp2 में चेंजिंग हो जा रही है ना हाइब्रिडाइजेशन की। कार्बन में 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड हो जा रहा है। शो नहीं करना है बॉन्ड एंगल, ऐसी एक कॉमन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो हमने बनाया हुआ है काफ़ी अरसे से। ठीक है, तो क्या होना है कि सबसे पहले sp3 हम तो हमारे पास ये ब्रोमीन से बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड टूटा और Br नेगेटिव अलग हो गया, लिविंग ग्रुप। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला स्टेप SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले स्टेप में टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, उनमें कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? टूटता है, ब्रेक होता है, और उसके ब्रेक होने से टर्शरी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। ठीक है, पहले स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक नहीं कर रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है टर्शरी कार्बोकैटायन की, बल्कि मॉलिक्यूल्स की वजह से। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप पे OH नेगेटिव अटैक नहीं कर रहा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? दिमाग में आएंगी ना बात क्या बता रहा हूँ? ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा यहाँ पर मैंने ग्रीन से ना इस बात को एक्सप्लेन भी कर दिया नीचे। न्यूक्लियोफाइल OH माइनस कैन नॉट अटैक इन दिस स्टेप ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ बल्की मॉलिक्यूल्स अराउंड कार्बन या अराउंड कार्बोकैटायन इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। सही है भाई? तो जिसकी वजह से अटैक नहीं हो रहा, ये रीज़न के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि टर्शरी वाले SN2 क्यों नहीं करते, SN1 क्यों करते हैं, ये 2 स्टेप क्यों होता है इनमें, एक ही स्टेप में क्यों नहीं हो जाते रिएक्शन? ये इस रीज़न की वजह से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो मैकेनिज्म में रिएक्शन का पोस्टमार्टम हो रहा है अभी इस वक्त, वरना कुछ भी नहीं है सर, ये तो 1 मिनट में बता सकते हैं आप, लेकिन हम हर एक पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है ना? स्टेप 2 उसके बाद क्या होगा? स्टेप 2 हमारे पास है, दिस इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल के पास जगह बन चुकी है, अब न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल चुकी है, अब वो अटैक कर देगा कार्बोकैटायन पर, अब वो कार्बोनियामाइन पर अटैक करेगा, टर्शरी कार्बोनियामाइन पर। तो इन दिस स्टेप द न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस, जरूरी नहीं है यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, यहाँ पोटेशियम साइनाइड हो सकता है, यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने पूरी लिस्ट लिखाई थी न्यूक्लियोफाइल्स की, पहला वाला KOH था, उसके अलावा और भी लिखाया था बहुत सारा। तो न्यूक्लियोफाइल चेंज भी तो हो सकता है क्या? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि OH माइनस सिर्फ न्यूक्लियोफाइल होता है। हर वो चीज़ जिस पर नेगेटिव चार्ज कैरी करे वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग। समझ में ना भाई? तो ये एकदम इसको नहीं कहना कि रट्टा मार लिया इसको कि KOH ही आएगा, क्या पता चेंज हो जाए। ठीक है, तो स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकैटायन पर। अब इन दिस स्टेप द न्यूक्लियोफाइल, अब हमारे जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH माइनस है इस रिएक्शन के लिए, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। तो OH माइनस अटैक करेगा फ्रॉम ईदर साइड, इधर साइड को मैंने बॉक्सअप कर दिया, इधर साइड से मुराद के राइट और लेफ्ट किसी भी साइड से, टू प्रोड्यूस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल वेयर रिटेंशन और इन्वर्जन। अब देखो होगा क्या, यहां पर देखो ये हमारे पास बन चुका है टर्शरी कार्बोनियामाइन बन चुका है। अब यहां पर राइट से और लेफ्ट से दोनों तरफ से जगह अटैक करने के लिए, अब ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। अब OH माइनस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अब वो लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया अटैक फ्रॉम ईदर साइड या आइदर साइड। आइदर का मतलब आइदर राइट और लेफ्ट, किसी भी साइड से। आइदर मतलब होता है कोई भी, कोई सा भी। आइदर का मतलब इंग्लिश में ही होता है ना, आइदर साइड से, किसी भी साइड से अटैक कर लेगा, या तो राइट से या तो लेफ्ट से अटैक कर लेगा। अब चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, तो ये स्टेप हमारे पास फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप क्यों हो रहा है हमारे पास यहाँ पर? ये चूंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड का बनना हमारे पास फास्ट स्टेप होता है। तो उस पर क्या होगा? OH नेगेटिव आइन इस कार्बोकैटायन पे जाकर अटैक करेगा, और जब कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, अब तो किसी भी साइड से कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी कर सकता है, राइट साइड से भी कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ जगह खाली है। जब ये एक निकल गया Br, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। अब राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, किसी भी तरफ से अटैक होगा। अब हमारे पास 2 पॉसिबल कंपाउंड्स बन सकते हैं बेटा। ठीक है, 2 पॉसिबल कंपाउंड, या तो ऐसा कंपाउंड हमारे पास बन सकता है जिसमें OH लेफ्ट साइड पर लगाओ, या फिर ऐसा कंपाउंड भी बन सकता है जिसपे OH राइट साइड पर लगाओ। अब अगर जिस साइड पे हैलोजन है, उसी साइड पर अगर OH माइनस अटैक हो जाए, तो हम कहते हैं यहां पर रिटेंशन हो गई है कॉन्फ़िगरेशन की। रिटेंशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज का वैसे ही रह जाना, रिटेंशन हो जाना। ठीक है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मतलब रिटेंशन मतलब चेंज ना होना, सेम रह जाना रिटेंशन। जैसे लाइक कभी क्रिकेट में रिव्यूज वगैरह लिए जाते हैं,
जब रिव्यूज लिए जाते हैं तो रिव्यूज पर क्या होता है कि अगर रिव्यू लिया गया है और एम्पायर का फैसला वैसे ही रहा तो लिखते हैं रिटेंशन, कि रिटेंशन हो गई। रिटेंशन से मुराद तब्दीली नहीं आई है, जो पहले एम्पायर का फैसला तब भी वही है ना, रिटेंशन उसको हम कहते हैं। और इन्वर्जन भी हो सकती है कभी कभार के वो फैसला चेंज कर लेता है, ठीक है। तो रिटेंशन यहां पर हो गई, चूंकि जिस साइड पर बीआर लगा था उसी साइड पर ओएच जाकर अटैच हो गया है तो रिटेंशन हो गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड से अटैक हो जाए तो इन्वर्जन, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल बन गया है। बीआर हेलोजन राइट साइड पर था लेकिन ओएच कहां, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पर अटैक हो रहा है। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर मैंने क्या बताया बेटा कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर रिटेंशन एंड इन्वर्जन अकर्स, रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है और दोनों 50% होती है। तो याद रखना है कि हमारे पास 50% कंपाउंड इन्वर्जन वाला बनता है और 50% हमारे पास कंपाउंड रिटेंशन वाला बनता है। आधा कंपाउंड मिक्सचर में ऐसा होगा और आधा कंपाउंड ऐसा होगा, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, इक्वली पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए मैंने पॉइंट में लिखा कि रिटेंशन इन्वर्जन दोनों अकर हो रही है, दोनों बन रही है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बना, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना, तो पहले टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। तो हमने इस मैकेनिज्म को देखकर हमने इस चीज को समझा ओवरऑल कि ये हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है? क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है, बाकी दूसरा मॉलिक्यूल तो फास्ट स्टेप पे आ रहा है ना, OH माइनस। क्योंकि स्लो स्टेप एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज यूनिमोलिकुलर SN1। और जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, अच्छा यहां पर कोई भी देयर इज नो ट्रांजिशन स्टेट, पहले बॉन्ड पूरा टूट रहा है फिर बॉन्ड पूरा बन रहा है, तो बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन हाफ फॉर्म्ड, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पहले ये CBr का बॉन्ड पूरा टूटा है, फिर ये OH और कार्बन के बीच का बॉन्ड पूरा बना है, तो कोई ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम SN1 में देखेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा, वहां पर आएगी। रेट एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय, अब रेट एक्सप्रेशन को भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट इक्वेशन लिखते थे, रेट एक्सप्रेशन लिखते थे, dx/dt इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे, तो ये रेट कांस्टेंट निकालते थे। याद आ रहा है कुछ? dx/dt इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 या 11 आई थिंक सो है, ठीक है 11 होगा शायद, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, बस ये याद है मुझे, चैप्टर नंबर याद नहीं। तो रेट एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? dx/dt इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद आ रहा है? अगर आप dx/dt नहीं कहना चाहते, आपको मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, आप इसको कैपिटल R कह दो, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? के यहां पर क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आती है। अब यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट स्टेप है ना, तो रिएक्टेंट का हमारे पास क्या है? सिर्फ Rx है, सिर्फ Rx यूज करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या इसका बना जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। चूंकि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशंस के ऊपर जितनी भी पावर लगी होती है उनका समेशन हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो चूंकि स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों को हम यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है, एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है स्लो स्टेप में। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड करता है SN1 मैकेनिज्म, क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई 2 स्टेप में ही रिएक्शन अगर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है? कार्बन न्यूक्लियोफाइल का, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है। दूसरे स्टेप पे क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर देता है, कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती, पहले पूरा बॉन्ड टूटता है फिर पूरा बॉन्ड बनता है। रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होती है, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। चूंकि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आइदर साइड से, राइट लेफ्ट किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। अगर वो उस साइड से अटैक कर रहा है जिस साइड पे हैलोजन लगा था तो फिर रिटेंशन, और उस साइड से अटैक कर रहा है जिस साइड पर हैलोजन नहीं था, उल्टे साइड से अटैक करो तो फिर इन्वर्जन। दोनों 50% हो सकती है। और रेट एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, चूंकि स्लो मॉलिक्यूल स्लो रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम इसको कह सकते हैं दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या वेराइटीज हो सकती हैं, क्या चेंजिंग हो सकती हैं? अब यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के बजाय टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड लिखा हुआ हो सकता है। ये चेंजिंग कर सकते हैं बोर्ड वाले, चेंजिंग यहाँ कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होगा? OH नेगेटिव ही निकलेगा NaOH में। या फिर KCN दे सकते हैं पोटेशियम साइनाइड, तो क्या होगा? Cn माइनस निकल जाएगा। या KSH दे सकते हैं, KSH में क्या होगा? SH माइनस निकल जाएगा। तो अगर हमने पिछला लेक्चर सही से पढ़ा है तो हमें कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें पता है न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो सकते हैं। नीचे ऑफिस में मेरे टेबल के ऊपर एक उसमें एनवेलप में होगा या बैग के अंदर हो सकता है,
ठीक है, बात समझ में आ गई है? SN1 समझ में आया सबको? SN1 क्यों कह रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल रिएक्शन का पोस्टमार्टम समझ में आया आपको कैसे किया हमने? तो ये रिएक्शन हो अर्थात शो जब हम करेंगे तो हम कैसे फॉरन से शो करते थे कि BR निकला, OH जुड़ गया, हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। BR निकला, इसकी जगह OH आ गया, लेकिन कैसे आया इसको हम डिटेल यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एक ही स्टेप में नहीं आएगा, 2 स्टेप में आएगा। 2 स्टेप में क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। को मसला क्लियर है यहाँ तक बात? कुछ क्वेश्चन? ठीक है, SN1 करा दूँ, अब SN2 करा देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या SN2 मैकेनिज्म। SN2 में चेंजिंग आएगी, इसमें आपको ट्रांजिशन स्टेट भी दिखेगा और ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसको SN1 आ गया उसको SN2 ऐसे ही आ जाएगा, मैंने ज़्यादा लिखा भी नहीं SN2 में इसलिए। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 का क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन 2 देख लो बेटा। आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी इथाइल क्लोराइड विथ एक्वस KCN। ठीक है, अब मैकेनिज्म लिख दीजिए इधर। अच्छा, इसमें भी कहीं पे भी नहीं लिखा कि SN1 है कि SN2 है, चूंकि यहाँ पर प्राइमरी लिखा है तो उसको देखकर हम समझ गए कि यहाँ पर ये मैकेनिज्म हमारा SN2 होने वाला है। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, MCQs में आता तो नहीं लिखा होता, हमें बताना पड़ता है कौन सा मैकेनिज्म है। तो सबस्ट्रेट को देखकर बताएंगे, टर्शरी होगा तो SN1 और प्राइमरी होगा तो हमारे पास SN2। तो आउटलाइन द मैकेनिज्म, बयान कीजिए मैकेनिज्म किसका, ऑफ रिएक्शन बिटवीन, जिसमें ये 2 चीजों का रिएक्शन हो। प्राइमरी इथाइल क्लोराइड, प्राइमरी बोल दिया तो 100% SN2 हो गया। प्राइमरी इथाइल क्लोराइड विथ एक्वस, अब देखो पोटेशियम साइनाइड, इसका मतलब अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH- नहीं निकलेगा, CN- निकलेगा। तो मैंने जानबूझ के बुक में तो उसमें भी OH लिखा हुआ था, बट मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी तो आए ना, रटना तो नहीं है चीज़ों को। अब यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो आप इसको समझ के जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना देखो स्टूडेंट एट द एंड पेपर से 1-2 दिन पहले उसको रट्टा तो मारती है, पूरी कराची रट्टा मारती है SN1 SN2, चूँकि उसको पता है एक सवाल कल या परसों पेपर में आने वाला है 100%, 4 नंबर तो निकल जाएंगे, रट रहे होते हैं बिला वजह। लेकिन मैं कहता हूँ रटना बेहतर नहीं है, इसको समझ लिया जाए ताकि पेपर के एंड में आप परेशान ना हो, खुद से भी लिख सकें इटसेल्फ चीज़ों को। ठीक है, तो मैकेनिज्म को आउटलाइन करें। तो इसमें रिएक्शन किससे हो रहा है, इथाइल क्लोराइड के साथ एक्वस KCN मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मैकेनिज्म यहाँ पर आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके वाले से वो मैंने ओरिएंटेशन के वाले से भी आपको बताया था। ठीक है, वीडियो के थ्रू भी बता दे रहा हूँ, जो औरंगी टाउन से खास तौर पे बच्चे सुनते हैं। ठीक है, तो उनके लिहाज से कि जो है वो फिर इस संडे को 26 नवंबर जो है, ठीक है, तो वो ओरिएंटेशन हमारा इसमें हो रहा है। ओरिएंटेशन कह सकते हैं या ECAT MDCAT सेमिनार कह सकते हैं। गूगल फॉर्म्स लिस्ट लिंक दे भेजी थी, अक्सर बच्चों ने उसको वैसे किया था, मतलब गूगल फॉर्म के लिंक पर, बट आपको ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे भी आ सकते हैं। अभी आउटसाइडर्स के लिए अक्सर गूगल फॉर्म लिंक होती है। ठीक है ना, तो आप लोगों को तो मैं लाइव इनविटेशन ऐसे ही दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। अब ये हमारा जो है वो 26 नवंबर को होगा, 5 से 8 बजे तक है। कैंपस हमारे इमाम कॉलोनी है। चूँकि रीज़न ये है कि यहाँ जगह पर हमारे पास कोई बड़ी मौजूद नहीं है, क्योंकि तकरीबन 100+ बच्चे होते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या है कि हम वहाँ पर उसको करेंगे कंडक्ट। चूँकि मैंने उसको वायरल भी किया, हर तरफ फैलाया हुआ है, तो बच्चों को पता है कब होने वाला है। तो इसके वाले से यही है कि जो है वो इसमें क्या होगा, आपके पास वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि आगे जाकर ECAT MDCAT करेंगे, यकीनन करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि वो गाइडेंस होती है, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, ताकि स्टूडेंट्स अपना पाथवे जो है ना वो डायरेक्शन अपना सेट कर सके इस चीज़ के हवाले से। तो वो होता है, वहाँ मैं खुद ही लीड कर रहा होता हूँ इस चीज़ के ऊपर। लाइक जो भी आपसे पहले वीडियो भी अपलोड किए हुए 2-3 साल से लगातार तकरीबन 2-2.5 घंटे की ओरिएंटेशन होती है, पूरी वीडियो उसकी जाकर यूट्यूब पे भी आ जाती है। तो लास्ट ईयर के भी अगर आप देखोगे, नॉर्थ कैंपस के भी है, गुलशन कैंपस के भी, औरंगी कैंपस के भी है। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम ओवरऑल, मतलब मैं खुद डील कर रहा होता हूँ, मैं MDCAT के लिहाज से भी, ECAT के लिहाज से भी, जो स्लाइड्स होती हैं, प्रेजेंटेशन बनाई होती है, मैंने हर साल चेंज करता हूँ उसको, तो उसको मैं आपको बता रहा होता हूँ। SMD वो लगी होती है, स्क्रीन होती है, उसके तहत करते हैं। तो अब क्या होता है कि आपको बेहतर समझ में आता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती हैं कि कौन सी फील्ड मुझे लेनी है, कौन सी। अक्सर बच्चों का माइंड नहीं होता इस चीज़ के बारे में, चूँकि हमारे तो सुबह से रात तक यही काम होता है बच्चों को इस लिहाज से गाइड करना, कौन सी फील्ड लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी आपके लिए बेहतर है। क्योंकि पढ़ाई एक बोझ नहीं है, जो कि अक्सर पेरेंट्स बना देते हैं, टीचर्स बना देते हैं, बच्चे समझते हैं। पढ़ाई एक बोझ नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल के रोशन करने के लिए एक चीज़ है। मैं इस चीज़ के बारे में आपको हमेशा गाइड करता हूँ। दिस इज नॉट अ बर्डन, इसको बर्डन नहीं समझना, ये आपके फ्यूचर की ज़मानत है। दैट इज़ अ गारंटी टू योर सक्सेस। तो उसके लिए हम यहाँ पर गाइड करते हैं ECAT MDCAT के हवाले से कि क्या आपका आने की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। अक्सर बच्चे बचपन से उनका पता नहीं, एक गलत एक होता है ना पढ़ाई के लिहाज से, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो उसको एक बर्डन समझ के कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल में ऐसे ही समझाया जाता है, पेरेंट्स ऐसे ही उसको शो कर रहे होते हैं। तो इंटर में आने तक फिर दिल नहीं करता पढ़ने का। तो ये एक चीज़ होती है, तो वो इसके हवाले से थोड़ी गाइडेंस होती है, किस तरह से आप मोटिवेशन बरकरार रखेंगे इन चीज़ों के बारे में।
तो इसके बाद बस कुछ मंथ्स होते हैं आपके पास, देर इज ओनली 6 मंथ्स। उससे क्या होता है इन द एंड कि वो आपको जो है वो फिर आप अपने डिजायर्ड फील्ड अपना सकते हैं उसके अंदर। फिर बाकी उसके अलावा भी बच्चे आप मुझसे ओरिएंटेशन के बारे में कुछ गाइडेंस लेते हैं, क्लास के बाद ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो ये है कि बस एक चीज़ बताने वाला था आपको कि इंशाल्लाह उसमें जो बच्चे एप्टीट्यूड करने वाले हैं तो वो लाजमी शिरकत करेंगे। तो आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी इथाइल क्लोराइड विद एक्वस पोटेशियम साइनाइड। दोबारा टॉपिक स्टार्ट करें कि प्राइमरी इथाइल क्लोराइड हमारे पास है C2H5Cl है, इसका रिएक्शन एक्वस पोटेशियम साइनाइड के साथ, एक्वस KCN के साथ हमारे पास हो रहा है। अब चूंकि ये हमारे पास प्राइमरी इथाइल क्लोराइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इसका मतलब 100% ये हो गया कि ये हमारे पास SN2 मैकेनिज्म करेगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो सूरत में SN2 मैकेनिज्म करेगा, जो सिंगल स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा। और एक्वस KCN है तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल निकल कर हमारे पास आएगा वो CN- होगा, साइनाइड ग्रुप होगा, साइनो ग्रुप होगा। क्लियर है? तो दिस रिएक्शन विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म ड्यू टू 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म करेगा, क्यों? चूंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उसके अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिख रहा है। तो ड्यू टू 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इट इज कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। ये 1 स्टेप में हो जाएगा। और 1 स्टेप क्या होगा? विच इज स्लो, जो स्लो होगा। और वही पहला स्टेप क्या होगा हमारा? रेडिटरमाइनिंग होगा। एक ही स्टेप होगा, वही स्लो होगा, वही डिटरमाइनिंग होगा। उसमें 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेंगे तो यहां पर बायोमॉलिक्यूलर हो जाएगा जी। The cleavage of CCl bond and formation of CCN bond occur simultaneously due to less steric hindrance। यहां पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जिस वक्त बनेगा उसी वक्त कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो जुड़ेगा। जिस वक्त बॉन्ड टूटेगा उसी वक्त बॉन्ड जुड़ भी रहा होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी होगी इस रिएक्शन में। और न्यूक्लियोफाइल CN- और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? जिसमें बॉन्ड्स हाफ ब्रोकन और हाफ फॉर्म्ड होंगे। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेफ्ट साइड से, ताकि सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहां पर अकर होगी। ये बातें जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें समझ में आएगी। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को समझना है इसमें। तो यहां पर मैंने मैकेनिज्म यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, एक ही स्टेप में होगा, कोई 2 स्टेप यहां पर नहीं आएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये मैकेनिज्म आपको बताऊं, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि मैंने आपको ये बताया था कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइलाइड जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म करते हैं, और 3 डिग्री अल्काइलाइड जो हमारे पास होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म करते हैं। बट अब अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर 2 डिग्री अल्काइलाइड जब आ जाएगा, व्हेन वी हैव सेकेंडरी अल्काइलाइड्स, जब अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच होंगे तो देन व्हाट विल हैपन? फिर उस सूरत में क्या होगा? ये तो समझ गए सर 1 डिग्री SN2 करेगा, 2 डिग्री SN1 करेगा, लेकिन अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्काइलाइड आ जाए, सेकेंडरी अल्काइलाइड आ जाए, ये वाली कंडीशन आ जाए जब अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच हो, तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल अटैच थे तो ये हो गया SN1। अल्फा कार्बन के 1 तरफ रेडिकल अटैच था, ये हो गया SN2। अगर अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच हो जाएं तो क्या होगा? यकीनन हर बच्चे के ध्यान में ये सवाल आता है कि सर 1 डिग्री और 3 डिग्री तो बता दिए, लेकिन आपने 2 डिग्री का तो बताया नहीं, सेकेंडरी का तो मैंने यहां पर बता दिया है। 2 डिग्री अल्काइलाइड्स दोनों कर सकते हैं, वो SN1 भी कर सकते हैं, SN2 भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों की सलाहियत है। अब कब वो SN1 करेंगे, कब SN2 करेंगे, डिपेंड करेगा उनके सॉल्वेंट पर, उनके मीडियम पर। जैसे क्या है कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट से मुराद जैसे कि अगर आपके पास वाटर अगर मौजूद होगा, वाटर के प्रेजेंस में, जैसे यहां पर देख रहे हैं ना, एक्वस है तो पोलर सॉल्वेंट है, यहां पर भी एक्वस है तो पोलर सॉल्वेंट है। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो ये करेंगे हमारे पास SN1 मतलब हमारे पास 2 स्टेप वाले। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट से मुराद लाइक कोई भी हो सकता है, जैसे कि बेंजीन हो जाए या दूसरा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाए, तो सूरत में क्या करेगा? ये हमारा SN2 करेगा। तो याद रखना है कि SN2 जो है ना, तो 2 डिग्री जो है ना, वो दोनों कर सकता है, SN1 और SN2। वो डिपेंड करेगा उसके सॉल्वेंट पर, कि सॉल्वेंट से मुराद जो आपने मीडियम लिया है वो एक्वस मीडियम है हमारे पास, मतलब पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन वगैरह को नॉन पोलर, CCl4 को इस तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये कैसी एक परेशान करती है एक बात घर जाने के बाद, जब बच्चे रिवाइज करते हैं इस चीज़ को कि सर ने 2 डिग्री का बताया नहीं, तो 2 डिग्री के लास्ट से ये बात है। ठीक है, बाकी हमारे पास चूंकि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, 1 डिग्री है, प्राइमरी है, तो ये तो करेगा ही SN2 100%। SN2 क्या होगा? सिंगल स्टेप होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं मैकेनिज्म पर। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म देखते हैं, जो सिंगल स्टेप पर होगा। प्राइमरी इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा किसके साथ भाई? एक्वस पोटेशियम साइनाइड के साथ।
अब ये हम यहां पर सबसे पहले देख लें, यहां पर हमारे पास दिस इज प्राइमरी इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? C2H5Cl। तो ये हमारे पास एक कार्बन हमने लगाया, उसके एक तरफ CH3 लगाया, दो तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ Cl है, तो ये C2H5Cl का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ बेटा ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल अटैच है, तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। स्टेरिक एंट्रेंस यहां आप देख सकते हैं, इन दोनों तरफ से यहां पर स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी इथाइल क्लोराइड है, सबस्ट्रेट है। इसी को हम लोग बेटा ये भी कह सकते थे ना क्लोरोइथेन, इसी को क्लोरोइथेन भी कहा जा सकता है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट क्लोरोइथेन, ठीक है। ये सबस्ट्रेट हमारा हो गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इस पर आ रहा है कोई हमारे पास क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है? Cn माइनस आएगा। अब यहां पर लेफ्ट साइड से स्टेरिक एंट्रेंस कम है, तो क्या होगा? CCl का बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, ये पोलर बॉन्ड ब्रेक होगा, और जिस वक्त ये बॉन्ड टूट रहा होगा उसी वक्त Cn माइनस लेफ्ट साइड से अटैक करेगा, लेफ्ट साइड से अटैक करेगा। अब देखो, या तो राइट साइड से अटैक होगा या तो लेफ्ट साइड से अटैक होगा, दो तरफ से अटैक हो सकता है। यहां पर क्या हो रहा था? दोनों तरफ से अटैक हो पा रहा था, क्योंकि इधर से भी खाली था बॉन्ड, इधर से भी बॉन्ड खाली था। SN2 में क्या था कि SN1 में क्या था? दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल था, तो आइदर साइड। लेकिन जब हम यहां देखते हैं SN2 की बात करते हैं, तो यहां पर अटैक जो है वो लेफ्ट साइड से होगा। क्यों लेफ्ट साइड से होगा? चूंकि लेफ्ट साइड पे स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है, हाइड्रोजन मौजूद है, छोटा एटम है, यहां से अटैक हो सकता है। इधर से Cl एक बड़ा एटम है क्लोरीन, तो यहां से अटैक नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यहां पर SN1 के अंदर क्या होता है? दोनों तरफ से अटैक होता है, जबकि SN2 के अंदर अटैक सिर्फ लेफ्ट साइड से होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से यहां पर स्टेरिक एंट्रेंस हमारे पास कम है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे Cl है। तो जब ये अटैक करेगा तो साइमल्टेनियसली क्या होगा? Cn माइनस और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल। ये Cn माइनस अगर आप नहीं पता आपको तो मैं बता दूं, ये न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड इस कार्बोकैटायन के साथ बनेगा और ये C और Cl का बॉन्ड टूटेगा। अब यहां पर आ जाएगी हमारे पास, जिसको मैं काफी देर से कह रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? इन विच द बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म। और ट्रांजिशन स्टेट को हमेशा हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन आपको शो करता है बॉन्ड आधा टूटा हुआ और आधा बना हुआ है। जैसे देखो, अब यहां पर C और Cl का बॉन्ड हाफ, यहां पर बॉन्ड जो है हाफ ब्रोकन है, और ये C और Cn का बॉन्ड यहां पर क्या? हाफ फॉर्म्ड है। ये आधा ये टूट रहा है, जिस वक्त ये बॉन्ड टूट रहा है उसी वक्त ये बॉन्ड Cn और C के बीच का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। जबकि यहां कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती है, क्योंकि यहां पहले ये पूरा बॉन्ड 100% ये ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद 100% जाकर ये बॉन्ड जुड़ जाता है। लेकिन यहां पर एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो यहां मैंने बताया ना कि द क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CCN बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली, ये एक साथ होते हैं। क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक एंट्रेंस। क्योंकि जिस वक्त ये बॉन्ड टूट रहा है उस वक्त ये बॉन्ड बन भी सकता है, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस कम है। लेकिन यहां पर तो OH माइनस से अटैक नहीं कर सकता, स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा थी, इसलिए यहां पर अटैक न्यूक्लियोफाइल सिर्फ लेफ्ट साइड से कर रहा है, और एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जिसमें बॉन्ड्स आधे टूटे आधे बने। जब थोड़ी देर के बाद फिर क्या होगा? ये CCl का बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और C और Cn का बॉन्ड पूरा टूट जाएगा साइनाइड का। तो इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये Cn माइनस अलग हो जाएगा, दिस इज लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज प्राइमरी इथाइल साइनाइड, क्योंकि Cn यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया ना। कॉमन नेम में बात करेंगे तो दिस इज प्राइमरी इथाइल साइनाइड, ये प्रोडक्ट हमारे पास बना। अब यहां पर आप देख ले बेटा कि यहां पर 100% जो है ना, क्या हो रही है? यहां पर इन्वर्जन हो रही है। तो मैंने क्या बताया था बेटा यहां पर कि रिटेंशन और SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों पॉसिबल है, क्योंकि दोनों तरफ से OH अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। लेकिन यहां पर मैंने क्या क्या? ओनली इन्वर्जन अकर्स, ओनली इन्वर्जन इज पॉसिबल, चूंकि हमेशा न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से ही अटैक करेगा इसके अंदर। तो हमेशा क्या होगा? जिस तरफ हैलोजन होगा उसके उल्टी साइड पर क्या होगा? आकर हमेशा न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होगा, इन्वर्टेड एक मॉलिक्यूल हमारे पास बना होगा। दैट्स वाई यहां पर 100% इन्वर्जन हो रही है, जबकि यहां 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन हो रही थी। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझना चाहिए इसको, लेकिन अपने अंदाज में दे रहा हूं तो उसको उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसमें 100% इन्वर्जन यहां पर अकर हो जाती है। अब चूंकि स्लो स्टेप, एक ही स्टेप यहां पर था और वो स्टेप स्लो था, और इसमें स्लो स्टेप में आप देख सकते हैं दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हैं, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल भी है और एक हमारा अल्काइल हैलाइड भी है। इसलिए जब हम इसकी रेट एक्सप्रेशन को लिखेंगे dx/dt, जिसको शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में R लिखा है,
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी एक ही स्टेप है, यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या होगा इसमें, हमारे पास सबस्ट्रेट भी है और साथ में निक्लोफाइल भी है। अब अगर यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या ये सेकंड ऑर्डर आएगा, इसी वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज बाय मॉलिक्यूलर निक्लोफिलिक, चूंकि इसमें दो मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में एक साथ टेक पार्ट ले रहे होते हैं। तो अगर कभी जिंदगी में कभी भी ऐसा हो रहा है कि निक्लोफाइल, अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि अल्काइल हैलाइड वो रिएक्शन कर रहा है किसी निक्लोफाइल से और निक्लोफाइल जाकर अटैक करने वाला है, ठीक है, किस पर भाई, अल्काइल हैलाइड पर, तो ये दो मैकेनिज्म पे अंडरगो कर सकता है। आइदर या तो वो SN1 से करेगा या SN2 से करेगा। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे हो रहा है तो SN1 से होगा जिसमें 2 स्टेप होंगे, ठीक है। और अगर प्राइमरी से हो रहा है तो उसमें लेस एसिडिक एंट्रेंस है तो वो 1 स्टेप में होगा और उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसमें बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म। एक आखिरी बात करता हूं मैं इसमें, ठीक है, इन द एंड वो आखिरी बात मैं क्या करूंगा कि लाइक ऐसी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि लाइक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगर मैं देखूं, मतलब ये आउट ऑफ द वो है, ये वाहिद बात कर रहा हूं जो मैं आउट ऑफ द कोर्स है, ठीक है, जो बुक से आउट है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आपके। तो अब ये को यहां पर तो कार्बन हमारे पास था sp3, यहां पर क्या हो रहा था फर्स्ट स्टेप में sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो रही थी और यहां पर अब ये कार्बन, चूंकि ये कार्बन तो sp3 है ना भाई, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा, देखो कार्बन के कितने बॉन्ड आपको इसमें दिख रहे हैं, 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड तो फुल बना हुआ है और बाकी हाफ ट्रांजिशन स्टेट के 2 दिख रहे हैं आपको। कार्बन 5 बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करता है, ये आप जानते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट में तो बन रहा है 5 बॉन्ड इसके अंदर, पता है उसको। तो ये अलग हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर, ये आप बड़ी क्लास यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ोगे, sp3d, इसको sp3d कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जैसे PCl5 में होता है ना, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो PCl5 में फॉस्फोरस 5 जगह से जुड़ा होता है क्लोरीन से, तो 5 बॉन्ड बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा sp3d हमने पढ़ा है सिर्फ फर्स्ट ईयर में, sp3 sp2 sp, ये फर्स्ट ईयर में हमें कराची में हम लोग ये 3 ही पढ़ते हैं। लेकिन जब आगे आप अपर लेवल पे जाओगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन के और टाइप पढ़ोगे जिसमें d ऑर्बिटल भी टेक पार्ट ले रहे होते हैं, तो उसको sp3d कहा जाता है, फिर sp3d2 होता है, sp3d3 होता है, ये सब बड़े लेवल में जाकर पढ़ोगे। तो यहाँ पर sp3d ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर बाद में दोबारा फिर sp3 हो जा रही है, बॉन्ड जब पूरा बन जा रहा है। एक ऐसे मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है, क्लियर है, बाकी सारी चीज़ें को मसला समझ में आ गया। दैट्स इट फॉर टुडे।